हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। और इस क्लास में हम सीटेट जुलाई 2023 के लिए सामाजिक अध्ययन पेपर 2 के लिए एसएसटी को करने वाले हैं। और दोस्तों ये क्लास नंबर 5 है हमारी। इससे पहले की 4 कक्षाओं को अगर आपने नहीं देखा है, क्लासों को नहीं देखा, तो उसको भी जरूर जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों इस क्लास में हम क्लास 6 की एनसीईआरटी से ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 6, 7 और 8 के क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। और इससे पहली कक्षाओं में दोस्तों हम पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 5 तक के क्वेश्चन आंसर, और इसी प्रकार से हिस्ट्री के भी चैप्टर 5 तक के क्वेश्चन आंसर, और ज्योग्राफी के भी चैप्टर 5 तक के क्वेश्चन आंसरों को हम पिछली कक्षाओं में कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक उन क्लासों को नहीं देखा है तो उनको भी जरूर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास की। क्लास 6 के 6, 7, 8 चैप्टर से पहला प्रश्न। तो दोस्तों आज के लिए पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 84। इससे पहले के 83 प्रश्न हम पिछले कक्षाओं में कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक उन क्लासों को नहीं देखा है तो उनको भी जरूर जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए पहला प्रश्न है, पृथ्वी के अंदर लगातार 2 गतियां हो रही है, इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो दोस्तों कथन ए है, प्रथम गति या आंतरिक प्रक्रिया के कारण बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उठ जाती है तो कहीं धंस जाती है। और कथन बी है, दूसरी गति या बाह्य प्रक्रिया स्थल के लगातार बनने एवं टूटने की प्रक्रिया है। दोस्तों हमें ऑप्शन दिया गए हैं, पहला है केवल ए सत्य और दूसरा है केवल बी सत्य। ए और बी दोनों सत्य और ए और बी दोनों असत्य। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। सही उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों सत्य। बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 85, पृथ्वी की सतह के संबंध में सत्य कथन को चुनें। दोस्तों कथन ए है, पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने को निक्षेपण कहते हैं। और कथन बी है, अपरदन की प्रक्रिया के द्वारा इनका फिर से निर्माण होता है। तो दोस्तों ऑप्शन दिए गए हैं ए और बी दोनों सत्य है और केवल ए सत्य है, और ए और बी, और ऑप्शन नंबर 3 है बी सत्य, और ऑप्शन नंबर 4 है दोस्तों ए और बी दोनों सत्य। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ए और बी दोनों असत्य। और असत्य क्यों है दोस्तों, पृथ्वी की सतह को टूटकर घिस जाने को क्या कहते हैं, निक्षेपण नहीं अपरदन कहते हैं। ठीक है, अपरदन कहते हैं। और अपरदन की निक्षेपण यहां होना चाहिए। तो दोस्तों निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा इनका फिर से निर्माण होता है। ठीक है, तो इसलिए ये दोनों ही कथन क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, और इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 86, सही कथन को चुने। बर्फ से ढके पर्वतों से निकलने वाली नदियों को हिमानी कहा जाता है। और कथन बी है, पर्वतों के एक रेखा में व्यवस्थित क्रम को श्रृंखला कहा जाता है। तो दोस्तों कथन ए और बी दोनों क्या है, सत्य है। इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा कि ए और बी दोनों सत्य। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 87, पर्वतों के संबंध में सही कथन को चुने। तो दोस्तों हमें पर्वतों के संबंध में सही कथन की पहचान करनी है। तो कथन ए है, पर्वत 3 प्रकार के होते हैं। और कथन बी है, वलित पर्वत। तो वलित पर्वत किसे कहते हैं, सतह उबड़ खाबड़ तथा शिखर शंकुआकार होते हैं। और कथन सी है दोस्तों, ब्रंशोत पर्वत, जब पर्वत का बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तथा ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है। और कथन डी है दोस्तों, ज्वालामुखी पर्वत ज्वालामुखी प्रक्रियाओं के कारण बनते हैं। तो हमें ऑप्शन में दिए गए हैं ए और बी सत्य है, और सेकंड ऑप्शन है बी और सी सत्य, और तीसरा ऑप्शन है ए बी सी और डी सत्य, चारों सत्य, और ए बी चारों असत्य। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इसका सही उत्तर हो जाएगा कि ये चारों के चारों कथन क्या है, सत्य। पर्वत 3 प्रकार के होते हैं, बिल्कुल सही बात है। और ब्रंशोत पर्वत किसे कहते हैं, जिनकी सतह क्या होती है, उबड़ खाबड़ होती है, और शिखर क्या होता है, शंकु आकार होता है। और ऑप्शन नंबर 3 है ब्रंशोत पर्वत किसे कहते हैं दोस्तों, जब पर्वत क्या है, पर्वत का बहुत बड़ा भाग टूट जाता है और वो क्या ऊर्ध्वाधर रूप में विस्थापित हो जाते हैं, बिल्कुल सत्य कथन है। और डी है कि जो ज्वालामुखी पर्वत है तो उनका निर्माण कैसे होता है दोस्तों, ज्वालामुखी प्रक्रियाओं के कारण होता है। तो चारों ही बातें सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर
3 दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। ए और बी सी डी चारों सत्य। बढ़ते हैं दोस्तों आगे की ओर। और अगर हम बात करते हैं कि पर्वत 3 प्रकार के होते हैं, ये तो हमें पता चल गया। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि वलित पर्वतों के उदाहरण कौन कौन से हैं, तो दोस्तों वलित पर्वतों के उदाहरण हो जाएंगे हिमालय भी वलित पर्वत है, और अल्पास भी दोस्तों वलित पर्वत है, और अरावली भी दोस्तों क्या है, वलित पर्वत है। और अगर हम बात करते हैं अल्पेशियन उत्तर अमेरिका का, तो ये भी क्या है, वलित पर्वत का उदाहरण है। और यूराल पर्वत भी क्या है, वलित पर्वत का उदाहरण है। और फिर आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि भाई गोलाकार दिखाई देने वाले वलित पर्वत कौन कौन से हैं, तो दोस्तों अल्पेशियन और यूराल हो जाएंगे। और ये तीनों के चारों क्या है, वलित पर्वत के दोस्तों उदाहरण है। और अगला दोस्तों इस पर प्रश्न इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि विश्व का सबसे पुराना वलित पर्वत कौन सा है, तो दोस्तों अरावली हो जाएगा। और अरावली कहाँ है दोस्तों, भारत में है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे है दोस्तों ब्रह्मशुद्ध पर्वत के उदाहरण आ सकते हैं कि ब्रह्मशुद्ध पर्वत कौन से हैं। हमने कहा कि पर्वतों का बहुत बड़ा भाग क्या हो जाता है, टूट जाता है, ऊर्ध्वाधर रूप में विस्थापित हो जाते हैं। तो इनके उदाहरण कौन कौन से हो जाएंगे दोस्तों, ये है यूरोप की ईरानी घाटी और वासजस के पर्वत हो जाएंगे। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं कि ज्वालामुखी के उदाहरण कौन कौन से हैं, ये भी प्रश्न पूछा जाता है सीटेट में, तो दोस्तों अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो और जापान का फ्यूजिमा ये ज्वालामुखी पर्वत के उदाहरण हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 88, पठारों के संबंध में सत्य कथन को चुने। कथन ए है भारत में दक्कन का पठार सबसे पुराने पठारों में से एक है। और कथन बी है तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। और कथन सी है समुद्र तल से तिब्बत के पठार की ऊंचाई 4000 से 6000 मीटर तक है। कथन दे रखे हैं हमें ए और बी सत्य, ए सत्य, बी और सी सत्य, ए और बी सी तीनों सत्य। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर हो जाएगा। ए बी सी तीनों के तीनों कथन सत्य है। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि सबसे पुराना पठार कौन सा है, तो दोस्तों विश्व का सबसे पुराना पठार दक्कन का पठार हो जाएगा। और ये कहाँ है, तो हमारे भारत में है। ठीक है, और अगर बी कथन की बात करें तो विश्व का जो दोस्तों सबसे ऊंचा पठार है तो तिब्बत का है। और तिब्बत के पठार की दोस्तों समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, 4000 से 6000 मीटर है। तो तीनों के तीनों कथन क्या हो जाएंगे, सत्य हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 89, सत्य कथन की पहचान कीजिए। तो दोस्तों कथन है अफ्रीका का पठार सोना एवं हीरों के खनन के लिए प्रसिद्ध है। और कथन बी है भारत का छोटा नागपुर के पठार में लोहा कोयला मैग्नीज के बहुत बड़े भंडार पाए जाते हैं। और ऑप्शन दे रखा है हमें ए और बी असत्य, ए और बी सत्य, और ए सत्य बी सत्य। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, इसका सही उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों कथन क्या है, सत्य। तो दोस्तों जो अफ्रीका का क्या है, अफ्रीका का पठार है और वो किसके लिए प्रसिद्ध है, सोना और हीरो के खान के लिए प्रसिद्ध है, खनन के लिए प्रसिद्ध है। और भारत का जो दोस्तों छोटा नागपुर का पठार है वो कोयला मैग्नीज और लोहे के लिए प्रसिद्ध है। तो इसलिए दोनों कथन सत्य हो जाएंगे। और जब दोनों कथन सत्य हो जाएंगे तो ऐसा ऑप्शन नंबर 2 है। तो चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। और अगर आप इस प्रश्न को सही कर देते हैं कमेंट बॉक्स पे हमें बताइए कि अगर आपका ये प्रश्न सही हो जाता है, ठीक है, तो अपने लिए ही एक बार तालियां बजा देंगे अगर आपका ये प्रश्न सही हो जाता है। तो दोस्तों प्रश्न है छोटा नागपुर का पठार पर, जो छोटा नागपुर का पठार है उस पर क्या है, स्वर्ण रेखा नदी। तो दोस्तों एक प्रश्न आपको इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि स्वर्ण रेखा नदी कौन से राज्य में बहती है, तो वो भी आपको इसमें पता लग जाएगा। ठीक है, स्वर्ण रेखा नदी पर कौन सा बांध है, जोंग जलप्रपात स्थित है। तो दोस्तों कथन ए है कि छोटा नागपुर पठार पर स्वर्ण रेखा नदी पर जोंग जलप्रपात स्थित है। और कथन बी है दोस्तों कर्नाटक में हुंड्रू, दोस्तों ये हुंड्रू होना चाहिए था, ये दो की जगह डो होना चाहिए था, हुंड्रू जलप्रपात स्थित है। और कथन सी है लावा पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता होती है। जो दोस्तों लावा का पठार होता है उसमें क्या काली मिट्टी की प्रचुरता होती है और जो उपजाऊ होती है एवं खेती के लिए काफ़ी अच्छी होती है। तो दोस्तों अगर हम बात करें इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा, ऑप्शन देख लेते हैं एक बार, ए
और बी सत्य और ए और बी सत्य और सी असत्य, ठीक है। और कथन सेकंड है हमारा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सेकंड है ए और बी, आगे कुछ लिखा ही नहीं, ए और बी सी इन सबको सत्य कर देते हैं इस प्रकार से, ठीक है। और ए और बी असत्य, सी सत्य, ठीक है। और चौथा ऑप्शन है ए और बी सत्य। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, इसका सही उत्तर हो जाएगा ए और बी असत्य और सी सत्य। तो दोस्तों अगर हम बात करें कि ये वाला ऑप्शन क्यों सही हो जाएगा, ए और बी क्यों गलत हो जाएंगे, तो दोस्तों जो छोटा नागपुर का पठार है, कहाँ है ये, झारखंड में है। तो दोस्तों छोटे नागपुर के पठार पर कौन सी स्वर्ण रेखा नदी है, बिल्कुल यहाँ तक सही है। लेकिन स्वर्ण रेखा नदी से दोस्तों इस पर कौन सा जलप्रपात स्थित है, दोस्तों वो हो जाएगा हुंडरू। हुंडरू जलप्रपात स्थित है दोस्तों इस पर, ठीक है। और यहाँ दिया गया है कौन सा, जोंग। और अगर हम बात करते हैं सेकंड ऑप्शन की, तो इसमें दिया गया है कि कर्नाटक में हुंडरू जलप्रपात है। तो दोस्तों हुंडरू नहीं, यहाँ पे जोंग होना चाहिए। कर्नाटक में कौन सा, जोंग जलप्रपात स्थित है दोस्तों, इसलिए ये ऑप्शन ए और बी गलत हो जाएंगे, ठीक है। और जब ऑप्शन ए और बी गलत है और सी सही है, तो ऐसा ऑप्शन हमारे लिए कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3 है दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं मेरे दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 91, मैदान के संबंध में सत्य कथन चुने। ऑप्शन ए है मैदान बहुत अधिक उपजाऊ होते हैं और यह परिवहन के संसाधनों का निर्माण करना आसान होता है। और यहाँ पे दोस्तों क्या है, जो मैदान है, मैदान पर परिवहनों के संसाधनों का निर्माण करना आसान है। कथन भी देख लेते हैं, इसलिए यो मैदान, इसलिए जो दोस्तों ये एक तो उपजाऊ होते हैं और परिवहन के संसाधनों के लिए क्या होते हैं, आसान होते हैं। तो इसलिए यह मैदान विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग होते हैं। ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों हमें, पहला ऑप्शन है ए और बी दोनों सत्य है और बी ए की सही व्याख्या करता है। और सेकंड ऑप्शन है दोस्तों ए और बी दोनों असत्य है। और थर्ड है ए और बी नहीं, ए कथन सत्य है और बी असत्य है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। ये बिल्कुल सही बात है कि मैदान बहुत उपजाऊ होते हैं और परिवहन के संसाधनों के लिए बिल्कुल आसान होता है। जो दोस्तों मैदानी इलाका है वहाँ पे परिवहन मतलब आगमन के लिए हमें जो परिवहन की सुविधा है वो बड़े आसानी से प्राप्त हो जाती है। और वहीं पे अगर हम बात करें दूरस्थ क्षेत्रों की, तो वहाँ पे आने जाने के लिए परिवहन के जो संसाधन हैं उनकी उपलब्धता नाम मात्र के बराबर होती है। तो दोस्तों इसलिए ए कथन सत्य है और बी है कि जब ये उपजाऊ होते हैं, ठीक है, मैदानी क्षेत्र उपजाऊ होते हैं और आने जाने की सुविधा भी अच्छी होती है, तो इसलिए विश्व की अधिकतम जनसंख्या दोस्तों मैदानी भागों में स्थित है। तो ए और बी दोनों सत्य है और बी ए की सही व्याख्या भी कर रहा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अब हम इसमें थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये पृथ्वी के प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं, तो उनको समझ लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम समझने वाले हैं झील को। झील किसे कहते हैं, तो दोस्तों जब ऊपर से नदियाँ पहाड़ों से बहकर आती है और उसका पानी कहीं एक जगह आकर रुक जाता है, तो उससे जो दोस्तों निर्माण होता है, उस पानी को रुके हुए पानी को क्या कहते हैं, झील कहते हैं, ठीक है। और अगला दोस्तों यहाँ पे है डेल्टा। तो दोस्तों अगर आपके वीडियो की क्वालिटी थोड़ा स्पष्ट नहीं दिख रही है, अभी ये चित्र आपको स्पष्ट नहीं दिख रहा है, तो 2 मिनट के लिए अपने जो नेट है, नेट कहें या जो फ़ोन की क्वालिटी है, वीडियो की क्वालिटी को दोस्तों थोड़ा सा बढ़ा लें, ठीक है, तो आपको ये चित्र स्पष्ट दिखाई देगा, ठीक है। डेल्टा किसे कहते हैं, तो दोस्तों डेल्टा की बात करें तो जो ऊपर से ये नदियाँ बहकर आ रही है, ये नदियाँ बहकर आ रही है, तो जब ये समुद्र में जाने से पहले ये इस प्रकार के तिकोने आकार से बना रही है, तो दोस्तों इसी को क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं, ठीक है। और अगर उसके बाद है दोस्तों वितरिका, कि वितरिका किसे कहते हैं, तो दोस्तों जब ऊपर से पानी आ रहा है तो पानी यहाँ से क्या 2 भागों में विभक्त हो रहा है, आप देख पा रहे होंगे चित्र में, पानी क्या है 2 भागों में विभाजित हो रहा है, तो उसे ही क्या कहते हैं, वितरिका कहते हैं। और अगला दोस्तों हम समझने वाले हैं प्रायद्वीप, कि प्रायद्वीप किसे कहते हैं, दोस्तों जो तीनों ओर से क्या पानी से घिरा हुआ भाग, ऐसा भाग जो तीनों ओर से क्या पानी से घिरा हुआ, जैसे आप ये वाला देख रहे हैं, तो ये तीनों ओर से पानी से घिरा हुआ है। जैसे दोस्तों हमारा भारत है, तो हमारा देश भी एक क्या है, प्रायद्वीपीय देश है। वो क्यों, क्योंकि वो भी तीनों ओर से क्या है,
जल से गिरा हुआ भाग को हम क्या कहते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं। और अगला है दोस्तों यहाँ पे स्थल संधि किसे कहते हैं, तो दोस्तों ये प्रायद्वीप वाला भाग और ये मैदानी भाग कैसे किससे जुड़े हैं, स्थल से स्थल जुड़े हैं, लेकिन कैसे, शंक्राकार स्थल से जुड़े हैं, तो इसे ही क्या कहते हैं, स्थल संधि कहते हैं। और घाट जो दोस्तों समुद्र के किनारे वाला जो ये स्थल है इसे के घाट कहते हैं। और अगला है मैदान। तो दोस्तों जब नदियाँ पहाड़ों से आकर अपने साथ अवसाद लाती है, ठीक है, मिट्टी को अपर्दन के रूप में लाती है, तो यहाँ पे मैदानी इलाके में आते ही, समतल इलाके में आते ही ये क्या है, उन मिट्टियों को क्या कर देती है, अलग कर देती है, जिसे निक्षेपण कहते हैं, ठीक है। और उससे बने हुए जो ये स्थल है उसे क्या कहते हैं, मैदान कहते हैं, ठीक है। और अगला समझने वाले हैं दोस्तों द्वीप। द्वीप किसे कहते हैं, तो जो दोस्तों चारों ओर से समुद्र से घिरा भाग को हम क्या कहते हैं, द्वीप कहते हैं। जैसे आप यहाँ पे चित्र में देख पा रहे होंगे ये वाला, तो दोस्तों ये चारों ओर से समुद्र से घिरा भाग है, तो इसे ही हम क्या कह रहे हैं, द्वीप कह रहे हैं, ठीक है। और अगला हो जाएगा दोस्तों पहाड़ियाँ। कि पहाड़ियाँ किसे कहते हैं, तो पहाड़ियों की ऊंचाई दोस्तों मैदानों से अधिक और पर्वतों से कम होती है। तो दोस्तों ये ऊपर आप जो सबसे टॉप में देख पा रहे होंगे, तो ये क्या है, पर्वत है, ठीक है। और पर्वतों के नीचे जो दोस्तों ये छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, इन्हें पहाड़ियाँ कहते हैं। और अगला है दोस्तों घाटी किसे कहते हैं, तो दोस्तों ये हो जाएंगे पर्वत और जो पहाड़ियों के बीच का जो ये स्थल है, ठीक है, ये थोड़ा गहरे उसमें जो स्थल है उसे क्या कहते हैं, घाटी कहते हैं, ठीक है। अगला है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है पठार। तो दोस्तों पठारों की ऊंचाई क्या है, मैदानों से अधिक और पर्वत और पहाड़ियों से कम होती है। और पठार ऊपर से दोस्तों कैसे मेज के तरह समतल होता है, और पठार के एक से अधिक किनारे हो सकते हैं। तो ये पठार के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इसमें इतना ही, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला तो दोस्तों प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत के भौगोलिक विस्तार के संबंध में सत्य कथन को चुनें, ठीक है, यह सत्य कथन की पहचान करें। तो कथन ए है दोस्तों, उत्तर में हिमालय के ऊंचे शिखर से गिरा है। तो भारत के उत्तर में क्या है, ऊंचे, जो दोस्तों भारत का ये उत्तर वाला भाग है, ये किससे, हिमालय के ऊंचे पर्वत से गिरा है, ठीक है। और कथन बी है दोस्तों, पश्चिम में अरब सागर है। चलो ठीक है भाई, ये हो गई भारत की पश्चिम वाली दिशा, और पश्चिम में ये क्या हो जाएगा, अरब सागर हो जाएगा, ठीक है भाई। और कथन सी है दोस्तों, पूरब में हिंद महासागर। दोस्तों पूरब ये वाली दिशा हो जाएगी, ठीक है, पूरब में हिंद महासागर। तो हिंद महासागर कहाँ है दोस्तों, दक्षिण में है, तो इसलिए ये वाला कथन सी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और डी है दक्षिण में बंगाल की खाड़ी। तो दोस्तों दक्षिण में, बंगाल की दक्षिण वाला हिस्सा ये वाला हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों बंगाल की खाड़ी दक्षिण में तो नहीं है, बंगाल की खाड़ी कहाँ है, आपके पूरब में है, ठीक है, पूरब में, तो इसलिए कथन डी भी गलत हो जाएगा। तो दोस्तों हमें प्रश्न में दिया गया था कि सत्य कथन की पहचान करें, तो कथन सत्य कौन कौन से हो जाएंगे, ए और बी सत्य कथन हो जाएंगे। तो ऐसा ऑप्शन नंबर 2 है, ए और बी सत्य उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2। तो चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 93। और दोस्तों आप वीडियो को रोककर इस प्रश्न का जवाब पहले कमेंट बॉक्स में दे देंगे कि अगर आपका ये प्रश्न सही हो जाता है तो मेरा ऐसा मानना है कि आपको ज्योग्राफी की अच्छी नॉलेज है, मैथ की अच्छी नॉलेज है, और आप सीटेट में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को रोककर कमेंट में बताइए कि आपका ये प्रश्न सही हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। तो अगर सही हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी होता है तो दोस्तों हम इस क्लास में इसको अच्छे से समझने वाले हैं। तो दोस्तों प्रश्न है, सत्य कथन की पहचान करें। तो कथन ए है, भारत का क्षेत्रफल 32 लाख वर्ग किलोमीटर है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। और बी है, भारत का उत्तर से दक्षिण का विस्तार। तो दोस्तों इसको थोड़ा सा मैप में भी समझ लेते हैं। तो क्षेत्रफल हो जाएगा दोस्तों, पूरे भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32 लाख इतना किलोमीटर है। और अगर हम बात करते हैं भारत का उत्तर से दक्षिण का विस्तार बताया गया हमें कितना, ये वाला विस्तार हो जाएगा 3200 किलोमीटर, ठीक है। और अगला बताया गया है दोस्तों हमें पूरब से पश्चिम का विस्तार। दोस्तों ये वाला हो जाएगा पूरब से पश्चिम का विस्तार, ये कितना बता रखा है 2900 किलोमीटर, ये वाला 2900 किलोमीटर हो जाएगा। तो कथन दिए गए हैं हमें ए और बी असत्य, ए और बी सी सत्य, और तीसरा ऑप्शन है बी और सी सत्य, और चौथा ऑप्शन है ए और सी सत्य। तो दोस्तों
बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा कथन ए बी सी, तीनों के तीनों सत्य है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला जो दोस्तों प्रश्न होने वाला है प्रश्न नंबर 94। और दोस्तों ये भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षाओं के दृष्टि से, किसी भी परीक्षाओं की दृष्टि से ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको ये प्रश्न आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी आता है तो हम इस क्लास में इसको बहुत डिटेल से इस प्रश्न पर चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 94, सत्य कथन की पहचान कीजिए। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं ये ग्लोब हो जाएगा, ठीक है, और ग्लोब पर ये भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा से ऊपर वाले भाग को दोस्तों उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और नीचे वाले भाग को दोस्तों दक्षिण गोलार्ध कहते हैं। तो कथन ए में बताया जा रहा है कि भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। तो दोस्तों कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है, इस प्रकार से कथन ए का कहना यह है। और बी को देख लेते हैं, भारत के मुख्य भूमि की दक्षिण से उत्तर, तो दोस्तों दक्षिण से उत्तर का विस्तार, दक्षिण में दोस्तों कितना 8.4 मिनट उत्तर, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं दक्षिण से उत्तर, और उत्तर में बताया गया 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर, ठीक है। और अगला है दोस्तों कथन सी है कि पश्चिम से पूरब, पश्चिम दोस्तों ये वाला हो जाएगा पश्चिम, पश्चिम में कितना बताया गया है 68 डिग्री 7 मिनट, ठीक है। और अगला पूरब में बताया है इसका 97, यहाँ पे ये वाला भाग हो जाएगा दोस्तों 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक है। और कथन दे रखे हमें ए और बी सी सत्य, बी और सी सत्य, और केवल सी सत्य, ए और बी सी असत्य है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, ये हमें तीनों के तीनों बातें सही दी गई है। कथन ए भी सत्य है, बी भी सत्य है, ठीक है, और सी भी सत्य है। जो हमें दिया गया है उसको हमने मैप में दर्शा भी लिया है। और इसको कभी कभी प्रश्न पेपर में पूछा जा सकता है कि भारत का देशांतरीय विस्तार बताइए। तो दोस्तों देशांतरीय विस्तार कौन सा हो जाएगा, देशांतरीय विस्तार ये 67 डिग्री 7 मिनट पश्चिम से 97 डिग्री, ये वाला ये दोस्तों 9 है 9, ठीक है, 97 डिग्री 25 मिनट पूरब वाला हो जाएगा। और अगर हम अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो दोस्तों अक्षांशीय विस्तार ये वाला, ठीक है, ये 8 डिग्री कितना 4 मिनट, और ऊपर वाला हो जाएगा 37 डिग्री कितना 6 मिनट। ये देशांतरीय अक्षांशीय विस्तार हो जाएगा। और देशांतरीय विस्तार हमने ये वाला समझ लिया था कितना 68 डिग्री 7, और ये वाला हो जाएगा इधर वाला ये 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ए बी सी तीनों क्या है सत्य है। तो ऑप्शन नंबर ए सत्य उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है ये आपके लड्डू सा प्रश्न है, और इस प्रश्न को आप कमेंट करके बताएंगे, वीडियो को रोककर, क्लास को रोककर, कि भारत के साथ कितने देशों की स्थलीय सीमा लगती है। तो दोस्तों कमेंट, वीडियो को रोककर, क्लास को रोककर आप कमेंट बॉक्स में पहले आंसर दे देंगे कि भैया कितने देशों से लगती है। तो दोस्तों हमें ऑप्शन दिया गया है 6 देशों से भारत की स्थल सीमा लगती है, या 7 देशों से भारत की स्थल सीमा लगती है, 8 देशों से भारत की स्थल सीमा लगती है, और 9 देशों से भारत की स्थल सीमा लगती है। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा कि भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों के साथ लगती है। तो दोस्तों आइए थोड़ा समझते हैं मैप में कि भारत की स्थलीय सीमा 7 कौन कौन से देशों से लगती है, तो समझ लेते हैं। तो दोस्तों यहां से लेकर ये वाला हिस्सा हो जाएगा दोस्तों पाकिस्तान, ठीक है, और ये वाला दोस्तों ये बीच का हिस्सा हो जाएगा दोस्तों अफगानिस्तान। यहाँ से मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, ठीक है, ये वाला बीच का हो जाएगा अफगानिस्तान, ठीक है, और ये हो जाएगा दोस्तों चीन। ये पूरा यहाँ से लेकर
और यहाँ तक का पूरा हिस्सा दोस्तों चीन हो जाएगा। ठीक है, तो 3 देश हो गए और चौथा देश हो जाएगा दोस्तों ये नेपाल, इसको हम सीधा सीधा 4 लिख देते हैं नेपाल। और 5वां हो जाएगा दोस्तों ये वाला हिस्सा भूटान, तो भूटान को हम 5 लिख देते हैं। ठीक है, और 6ठा हो जाएगा दोस्तों ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक का दोस्तों ये म्यांमार हो जाएगा। ठीक है, तो कितने हो गए दोस्तों 5 6 हो गए। और 7वां हो जाएगा दोस्तों ये वाला बांग्लादेश। तो भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों के साथ लगती है। और अगर हम बात करें कि आप कहेंगे कि भैया श्रीलंका से भी तो लगती है, तो श्रीलंका को भी थोड़ा सा हम इस मैप में समझ लेते हैं। तो श्रीलंका दोस्तों ये भारत का दक्षिण भाग है। ठीक है, तो श्रीलंका दोस्तों यहाँ पे है। तो श्रीलंका और भारत स्थल से नहीं जुड़े हैं, श्रीलंका के और भारत के बीच दोस्तों क्या है, पानी है। ये समुद्र के द्वारा जुड़े हैं या जल संधि के द्वारा जुड़े हैं, तो इसलिए श्रीलंका से हमारी स्थल की सीमा नहीं लगती है। और अगला प्रश्न यहाँ पे इस प्रकार से पूछा जाता है कि भारत और श्रीलंका के बीच ये कौन सी जल संधि है। तो दोस्तों अगर हम इस जल संधि का नाम बात करें कि ये कौन सी जल संधि है, तो दोस्तों पाक जल संधि। तो इस प्रकार से भी प्रश्न आता है कि पाक जल संधि किन 2 देशों के बीच है, तो पाक जल संधि श्रीलंका और भारत के बीच हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगर हम बात करते हैं कि भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से लगती है, तो 7 देशों से लगती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न में है बताया गया है दोस्तों, ये भी प्रश्न बनता ही बनता है सीटेट में। ठीक है, हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं का सही क्रम चुने। तो दोस्तों सबसे उत्तर हमें सही क्रम चुनना है कि सबसे उत्तर में कौन सा है और उसके बाद कौन सा है, सबसे दक्षिण वाला भाग कौन सा, हमने इस प्रकार से चुनना है। तो हमें कथन में दिया गया है कि भैया ABC की सबसे उत्तर में कौन सा है, वृद्ध हिमालय हिमाद्री, और उसके बाद शिवालिक है। और कथन B कह रहा है कि सबसे ऊपर कौन सा उत्तर में हिमालय है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं, इसको हम इधर समझ लेते हैं। सबसे उत्तर वाला हिस्सा दोस्तों हिमालय का कौन सा है, वृद्ध हिमालय। तो ऑप्शन नंबर ए है, जहां पे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट में नहीं है, तो ये दोनों ही ऑप्शन क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। और उसके बाद है दोस्तों कौन सा, मध्य हिमालय। तो सेकंड पे अगर कहीं ऑप्शन में क्या लिखा हुआ, आपको बी लिखा हुआ है, तो ये भी सही हो जाएगा। और तीसरे पे है दोस्तों शिवालिक, जो सबसे हिमालय का सबसे दक्षिण वाला हिस्सा है वो है दोस्तों शिवालिक। तो इसलिए ये तीनों के तीनों कथन क्या है, क्रम से लगे हुए थे, तो इसलिए इसका सही उत्तर ABC सही उत्तर हो जाएगा कि सबसे उत्तर में वृद्ध हिमालय। और वृद्ध हिमालय को भी दोस्तों हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है। तो कभी कभी इसी पर इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है कि वृद्ध हिमालय का दूसरा नाम बताइए। तो वृद्ध हिमालय का दूसरा नाम दोस्तों हिमाद्री है। ठीक है, तो और अगला प्रश्न है कि मध्य हिमालय को हिमाचल का कहा जाता है और सबसे दक्षिण वाला भाग है कौन सा, शिवालिक। और दोस्तों एक प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा जाता है कि जो भारत जो हिमालय है, हिमालय के सबसे दक्षिण वाला भाग कौन सा है, शिवालिक। शिवालिक के दक्षिण में क्या है, तो दोस्तों शिवालिक के दक्षिण में है भारत के उत्तर भारत के मैदान, उत्तर भारत के मैदान हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, शिवालिक के दक्षिण में क्या है, उत्तर भारत के मैदान हो जाएगा, जो जिनका निर्माण गंगा और ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदियों से होता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 97, सुंदरवन डेल्टा कौन कौन सी नदियों के मुहाने पर स्थित है। तो दोस्तों सुंदरवन डेल्टा के बारे में एक प्रश्न है कि सुंदरवन डेल्टा कौन कौन सी 2 नदियों के मुहाने पर है। ऑप्शन दिया गया है हमें गंगा और ब्रह्मपुत्र, गंगा और यमुना, और नर्मदा और ताप्ती, और कावेरी और गोदावरी। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि सुंदरवन डेल्टा किन 2 नदियों के बीच है, तो दोस्तों वो हो जाएगा हमारे उत्तराखंड से निकलती है दोस्तों गंगा और बांग्लादेश में आकर मिलती है। और दोस्तों यहाँ से निकलती है, तिब्बत से निकलती है कौन सी नदी, ब्रह्मपुत्र, और ये भी यहाँ पर आकर कहाँ, बंगाल में आकर प्रवेश करती है। तो दोस्तों ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी के मुहाने पर ही किसका, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण होता है। तो इसलिए दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गंगा और ब्रह्मपुत्र के मुहाने पर किसका, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण होता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है
ये प्रश्न भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके माध्यम से हम एक और महत्वपूर्ण प्रश्न को समझने वाले हैं। तो थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों प्रश्न पूछा गया है कि सह्याद्री को अन्य किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है अरावली और पश्चिम घाट और पूर्वी घाट और हिमाद्री। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा कि सह्याद्री को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो इसका सही उत्तर तो पश्चिम घाट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न किस प्रकार से पूछा जा सकता है अब थोड़ा सा मैप में समझ लेते हैं कि भैया पश्चिम घाट कौन सा है। ठीक है, तो दोस्तों पश्चिम घाट ये हो जाएगा, पश्चिम घाट ये वाला हो जाएगा। ठीक है, और पूर्वी घाट और ये वाला हो जाएगा दोस्तों पूर्वी घाट। ठीक है, और हमें प्रश्न पूछा जाता है कि पश्चिम घाट और पूर्वी घाट आपस में कहां पे मिलते हैं। ठीक है, तो दोस्तों पश्चिम घाट और पूर्वी घाट आपस में ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों पर मिलते हैं। तो दोस्तों ये वाली हो जाएगी ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां। तो दोस्तों टॉप 1 क्लास का प्रश्न है कि पश्चिम घाट और पूर्वी घाट कहाँ पे मिलते हैं। तो दोस्तों पश्चिम घाट और पूर्वी घाट कहाँ मिलते हैं, ब्रह्मगिरी, नीलगिरी की पहाड़ियां, ब्रह्मगिरी नहीं दोस्तों, नीलगिरी की पहाड़ियों पर मिलती हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न हो जाएगा प्रश्न नंबर 99। और दोस्तों 99 से लेकर नहीं 99 से लेकर दोस्तों आपका 104 तक बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से दोस्तों कम से कम 3 प्रश्न आने की संभावनाएं बनती है। तो चलिए समझते हैं जरा प्रश्न नंबर 99। मानसून के लौटने का मौसम, नहीं ये दोस्तों एक प्रश्न छूट गया ऊपर, प्रश्न नंबर 99। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 99 है कि दक्षिण मानसून या, तो दोस्तों दक्षिण पश्चिम मानसून को ही क्या कहा जाता है, वर्षा का मौसम कहा जाता है। तो इस प्रकार से भी एक प्रश्न बन सकता है कि दक्षिण पश्चिम मानसून को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो वर्षा के मौसम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, के संबंध में सत्य कथन को चुने। तो दोस्तों कथन ए है, यह मानसून आगे बढ़ने का मौसम है और इस समय पवन बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से स्थल की ओर बहती है। तो दोस्तों हम थोड़ा सा दक्षिण भारत को बनाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों ये वाला हिस्सा हो जाएगा हमारा दक्षिण भारत का हिस्सा हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे नीचे श्रीलंका हो जाएगा। ठीक है, तो प्रश्न में हमें बताया जा रहा है कि जो ये दक्षिण पश्चिम मानसून है, ये मानसून का आगे बढ़ने का समय है। और अगला है कि यहाँ इसमें पवनें क्या है, बंगाल की खाड़ी से और अरब सागर से किधर, स्थल की ओर बहती है। ठीक है भाई, यहाँ से पवनें इस प्रकार से आगे चलती है, इस प्रकार से आगे चलती है। दोस्तों इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो इसमें पवनें क्या है, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से स्थल की ओर चलती है, इस प्रकार से बताया जा रहा है हमें कथन ए में। और कथन बी है दोस्तों, वह अपने साथ नमी लाती है। ठीक है, जो दोस्तों ये पवन है, ये पवन अपने साथ क्या लाती है, नमी लाती है, और जब ये नमी पहाड़ों से टकराती है तब वर्षा होती है। तो दोस्तों कथन ए और बी दोनों के दोनों सही है, तो इसलिए दोस्तों इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, कथन ए और बी दोनों सत्य है, कथन ए और बी दोनों सत्य है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ए और बी दोनों सत्य है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 100। तो दोस्तों शतक मार दिया हमने। प्रश्न नंबर 100 है, मानसून के लौटने का मौसम या शरद ऋतु। तो दोस्तों जो मानसून के लौटने का समय होता है उसे ही हम शरद ऋतु कह सकते हैं, या वो शरद ऋतु को हम मानसून के लौटने का मौसम भी कह सकते हैं। ठीक है, के संबंध में सत्य कथन को चुनिए। और दोस्तों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और इस पर एक प्रश्न और बन सकता है। वो कैसे बन सकता है, इसको भी हम इसी प्रश्न में समझने वाले हैं। तो दोस्तों पहले कथन ए को देख लेते हैं कि कथन ए का मानना है कि पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। और कथन बी है दोस्तों, भारत के दक्षिण भागों विशेषकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश इस मौसम में वर्षा होती है।
तो दोस्तों हमें सत्य कथन की पहचान करनी है। तो ऑप्शन ए है ए और बी सत्य है, और ऑप्शन नंबर 2 है बी सत्य है, और तीसरा है दोस्तों ए सत्य है, और ए और बी दोनों असत्य है। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं ये दोनों के दोनों कथन क्या है, सत्य है, तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सत्य हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अगला प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाता है, अगला प्रश्न पूछा जाता है कि लौटते हुए मानसून में भारत के कौन से प्रदेशों में वर्षा होती है। तो दोस्तों लौटते हुए मानसून में भारत के, ठीक है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में वर्षा होती है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 101, और दोस्तों प्रश्न है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के संबंध में असत्य कथन को चुनें। तो दोस्तों हमें सबसे पहले उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के बारे में पता करना है कि भैया ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए कहाँ जाते हैं। तो दोस्तों ये वाला हो जाएगा हमारा ग्लोब, ठीक है, और ग्लोब पर ये हो जाएगी दोस्तों कौन सी रेखा, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या इक्वेटर या 0 डिग्री अक्षांश। ठीक है, ये हमारे ग्लोब या पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। और यहां पे हो जाएगा दोस्तों सूर्य, ठीक है, और सूर्य की किरणें यहां पर क्या पड़ती है, सीधी पड़ती है। तो और ऊपर ये वाला हो जाएगा दोस्तों कर्क रेखा, और ये वाला हो जाएगा मकर रेखा। तो कर्क रेखा कितनी होती है, 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में, और मकर रेखा होती है दोस्तों 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक है, तो दोस्तों सूर्य की किरणें लगातार भूमध्य रेखा पर लगभग पूरे वर्ष भर सीधी पड़ती है। तो दोस्तों इसलिए यहाँ पे भूमध्य रेखा के 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध और 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में क्या रहती है, पूरे वर्ष भर बहुत अधिक गर्मी होती है। और दोस्तों अधिक गर्मी होने के कारण यहाँ से बहुत अधिक क्या होता है, जलवाष्प होता है, और बहुत अधिक जलवाष्प होने के कारण दोस्तों यहाँ पर आसमान में बहुत ज़्यादा बादल बनेंगे, और बहुत ज़्यादा बादल बनने के बाद दोस्तों यहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्षा होगी, और बहुत ज़्यादा वर्षा होने के बाद जो दोस्तों यहाँ पे वन है, जब बहुत ज़्यादा वर्षा होगी, बहुत ज़्यादा धूप होगी, तो यहाँ के वन पूरे वर्ष भर कैसे रहते हैं, हरे भरे रहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों उष्णकटिबंधीय वनों को थोड़ा सा हमने समझा, और अब हम समझने वाले हैं कथन बी को। और कथन बी का कहना है दोस्तों, ये समझ लेते हैं पहले, उष्णकटिबंधीय वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा अधिक होती है, तो समझ लिया था हमने। और बी है वर्षा के एक निश्चित, अच्छा ओहो सॉरी दोस्तों, वर्ष के एक निश्चित समय में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। और कथन सी है ये वन अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उत्तर पूर्वी राज्यों तथा पश्चिम घाट में पाए जाते हैं। और कथन डी है दोस्तों प्रमुख वृक्ष, इसके प्रमुख वृक्ष कौन कौन से हैं, मोगनी, एबोनी तथा रोजवुड इसके प्रमुख वृक्ष है। तो दोस्तों हमें प्रश्न में पूछा गया कि असत्य कथन कौन सा है। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं कथन बी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। और कथन बी में बताया जा रहा है कि वर्ष में एक निश्चित समय में ये क्या कर देते हैं, अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। तो दोस्तों हमने कहा कि ये पूरे वर्ष भर क्या रहते हैं, हरे भरे रहते हैं, और जब वर्ष के एक निश्चित समय में पत्तियां गिरा देंगे तो वृक्ष पर पत्तियां रहेंगी नहीं, और जब पत्तियां रहेंगी नहीं तो हरे भरे कहाँ से दिखेंगे भैया, है। तो ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर बी किसकी पहचान है दोस्तों, वो हो जाएगी उष्णकटिबंधीय पतझड़ वनों की पहचान है ये, तो कि ये क्या करते हैं, वर्ष में एक बार अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, गलत उत्तर हो जाएगा। और इसलिए हमें गलत पूछा था कि असत्य कौन सा है, तो यहाँ पे असत्य ही सत्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सत्य हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 102। तो दोस्तों प्रश्न पूछा गया है, एक तो हमने उष्णकटिबंधीय वनों को जान लिया कि भैया उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन किसे कहते हैं। तो दोस्तों उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन उन्हें कहते हैं जो वर्ष के एक निश्चित समय में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। ठीक है, और हमें प्रश्न में पूछा गया कि का उदाहरण नहीं है। तो दोस्तों ऑप्शन ए है कि साल, नीम, शीशम, पीपल, और बी है साल, सागौन, शीशम, पीपल, और सी है शीशम, सागौन, नीम, पीपल, और डी है मेहगनी,
साल शीशम पीपल। तो दोस्तों अगर आपने इससे पहले का प्रश्न नंबर 101 का डी ऑप्शन को अगर आपने ध्यान में पढ़ा तो इस प्रश्न का उत्तर आप बहुत बहुत आसानी से दे देते। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने अभी अभी देखा कि जो दोस्तों मेहगनी है, मेहगनी किसका किसका उदाहरण है, उष्ण कटिबंधीय वन का उदाहरण है। कैसे उष्ण कटिबंधीय वन का उदाहरण है, जो सदाबहार होते हैं। ठीक है, तो ये किसका, ये दोस्तों यहाँ पे जो मेहगनी है, महोगनी है, ये किसका, सदाबहार वनों का उदाहरण है। और हमें यहाँ पे पर्णपाती या पतझड़ वाला का पूछा गया तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा, और ये गलत हो जाएगा तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी ही सत्य हो जाएगा, क्योंकि हमें पूछा ही असत्यता की कौन सा उदाहरण नहीं है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है बहुत 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, कांटीली झाड़ियों के संबंध में सही कथन को चुने। तो दोस्तों इस पर एक प्रश्न बनता ही बनता है कि कांटीली झाड़ियां के संबंध में या तो उसका उदाहरण आ सकता है कि कौन सी होती हैं, और या इस प्रकार के प्रश्न आ सकता है कि ये कहाँ पाई जाती है, कैसे क्षेत्रों में पाई जाती है। तो आइए समझते हैं दोस्तों। कांटीली झाड़ियाँ, कथन ए है कि इस प्रकार की वनस्पति शुष्क भागों में पाई जाती है। शुष्क का मतलब क्या हुआ दोस्तों, जहाँ पे बिल्कुल भी वर्षा नहीं होती है, सूखा क्षेत्र कह सकते हैं। ठीक है, और अगला है दोस्तों बी है, पानी की क्षति को कम करने के लिए। तो दोस्तों पानी की क्षति को कम करने के लिए, ये थोड़ा गलत हो जाएगा। इनकी, यहाँ पे होना था इनकी पत्तियों में बड़े बड़े कांटे होते हैं। ठीक है, ये थोड़ा दोस्तों पीडीएफ टाइप करते हुए थोड़ा मिस्टेक हो गई है। तो ऑप्शन कथन बी क्या हो जाएगा दोस्तों, पानी की क्षति को कम करने के लिए इनकी पत्तियों में बड़े बड़े कांटे होते हैं। जो दोस्तों जल वाष्प होता है ना, तो जल वाष्प कब होता है एक पौधे से, जब उसके पत्तियों में क्या पाए जाते हैं, रंध्र पाए जाते हैं, और उन रंध्रों के द्वारा ही क्या होता है दोस्तों, जल वाष्प होता है। दोस्तों जो ये पत्ती है वृक्ष की, और यहाँ पे क्या होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं, रंध्र होते हैं। ठीक है, और उसी से दोस्तों क्या होता है, जलवाष्प होता है। और ये इस ऑप्शन में कहा जा रहा है कि जो पानी की क्षति को कम करने के लिए इनके पत्तियों पर क्या होते हैं, बड़े बड़े कांटे होते हैं। और कथन डी है दोस्तों, महत्वपूर्ण वृक्ष। इनके महत्वपूर्ण वृक्ष कौन कौन से हो जाएंगे, कांटीली झाड़ियाँ कौन कौन सी हो जाएंगी, कैक्टस, और अगला है खैर, बबूल, कीकर। और ऑप्शन नंबर ई दिया गया है दोस्तों, उपर्युक्त कथन सभी सत्य है, सभी उपयुक्त कथन सत्य है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई सही उत्तर हो जाएगा, कि ये तीनों के तीनों बातें क्या बताई गई है, सत्य बताई गई है। तो ये सत्य उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है ये भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न है। या तो सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि मैग्रावन क्या है, और या इनका उदाहरण पूछा जाता है कि ये कहाँ पाए जाते हैं, कैसे स्थल पर पाए जाते हैं, या इनकी पहचान क्या है। इस प्रकार से प्रश्न अलग अलग तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो अगर आपको यहाँ से टॉपिक क्लियर हो जाता है तो आप प्रश्न किसी भी प्रकार से पूछा जाए तो आप उसको सही कर देंगे। तो कथन ए है दोस्तों, ये वन खारे पानी में भी रह सकते हैं। ठीक है, और आगे इसी में बताया जा रहा है कि ये मुख्यतः पश्चिम बंगाल के सुंदरवन तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। और कथन बी है दोस्तों, सुंदरी इस प्रकार के वनों की महत्वपूर्ण प्रजाति है। तो दोस्तों मैग्रा वनों की एक महत्वपूर्ण प्रजाति कौन सी है, सुंदरी इस प्रकार के वनों की एक महत्वपूर्ण प्रजाति है। और इसी प्रजाति के नाम पर इस क्षेत्र का नाम सुंदरवन पड़ा। किस क्षेत्र का नाम सुंदरवन पड़ा जो दोस्तों, जो पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल में ही क्या है, सुंदरवन डेल्टा है। ठीक है, तो इसी कारण इस सुंदरी जो एक प्रजाति है, इसी के कारण इसका नाम सुंदरवन डेल्टा पड़ा या सुंदरी पड़ा। सुंदरी प्रजाति के कारण ही दोस्तों क्या है, उस स्थल का नाम सुंदरवन पड़ा। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं मेघरा वन के संबंध में जो ये कथन दिए गए हैं, ए सत्य है, बी सत्य है, ए और बी दोनों असत्य है, और ए और बी दोनों सत्य है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 सही उत्तर हो जाएगा कि ए और बी दोनों सत्य है। ठीक है, तो दोस्तों सुंदरवन की पहचान भी हमने बता दी कि ये खारे पानी में पाए जाते हैं, और पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ये विशेष रूप से पाए जाते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं सुंदरी एक क्या है दोस्तों, सुंदरी एक प्रकार की वनों की क्या है, महत्वपूर्ण प्रजाति है। और इस सुंदरी वन की प्रजाति के कारण ही दोस्तों पश्चिम बंगाल में जो सुंदरवन डेल्टा है उसका नाम सुंदरवन डेल्टा
इस सुंदरी वनों की प्रजाति के कारण पड़ा है। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों यहाँ सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 105 और ये आज के लिए अंतिम प्रश्न हो जाएगा। और दोस्तों इस अंतिम प्रश्न के साथ साथ ये दोस्तों ज्योग्राफी क्लास 6 की ज्योग्राफी क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। इस अंतिम प्रश्न के साथ साथ ही दोस्तों क्लास 6 की ज्योग्राफी भी कंप्लीट हो जाएगी। और अगले क्लास में दोस्तों हम क्या करने वाले हैं, पहले उससे भी समझ लेते हैं। अगले क्लास में हम क्लास 6 की एनसीईआरटी से हिस्ट्री से दोस्तों हम क्या करने वाले हैं, चैप्टर 6 से लेकर चैप्टर 12, और दोस्तों अब 2 चैप्टर को हटा दिया है तो चैप्टर 10 तक करने वाले हैं। ठीक है, और पॉलिटिकल साइंस के भी दोस्तों इसी प्रकार से चैप्टर 6 से चैप्टर 10 तक के संपूर्ण क्वेश्चनों को हम अगले क्लास में करने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप हमारे सारथी कोचिंग सेंटर में पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आपको लगता है कि आपके लिए थोड़ी भी हमारे द्वारा मेहनत की जा रही है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इसी प्रकार की और वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो दोस्तों प्रश्न है 105, ये आज के लिए अंतिम प्रश्न है। और इस अंतिम प्रश्न के साथ ये दोस्तों ज्योग्राफी भी क्या हो जाएगी, क्लास 6 की ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगी। तो दोस्तों प्रश्न है गुजरात के गिरिवन डैश डैश का निवास है। तो दोस्तों गुजरात के गिरिवन में किसका निवास है, हमें ऑप्शन में दिया गया एशियाई शेरों का, ऊंट का, और अगर हम बात करते हैं एक सिंगा गैंडे का या हाथी का। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो गुजरात के गिरिवन में कौन, एशियाई शेरों का निवास है। और अगर हम बात करते हैं दोस्तों ऊंट और एक सींग वाला सैंडा, तो दोस्तों ये मुख्य रूप से असम के जंगलों में पाए जाते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं हाथी तो दोस्तों ये राजस्थान के रेगिस्तान में। ठीक है, इसलिए दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं इस प्रकार के अगले वीडियो के साथ, जल्द ही मिलते हैं इस प्रकार के अगले वीडियो के साथ। तो चलिए दोस्तों तब तक के लिए